बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एफएससी का जो है पार्ट 1 का पहला लेक्चर आज मेरा। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कुछ बेसिक चीज़ें हैं। हम एटम की हिस्ट्री देखेंगे, उसके मुतालिक देखेंगे कि एटम जो है वो उसका जो प्रूफ हुआ था, कैसे पता चला था कि एटम जो है वो एग्जिस्ट करता है। उसके बाद जो है मालिक्यूल क्या होता है, आयन क्या होता है, मालिक्यूलर आयन क्या होता है। ये वैसे चीज़ें आप लोगों ने पहली क्लासों में पढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे भी आपकी बुक में दे दी गई है, तो चला इनको भी आज थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं इन चीज़ों की, और साथ बात करेंगे इन्हीं टॉपिक में से कोई अगर पास पेपर क्वेश्चन आया हुआ है शॉर्ट या लॉन्ग में, तो वो भी इसी वीडियो में हम आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास सबसे पहले जो है वो केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री जो होती है ये हमारे पास जो है ये मैटर की स्टडी होती है। हम बेसिकली मैटर को बेसिकली स्टडी कर रहे होते हैं, और मैटर के अंदर जो मेन चीज़ें जो है वो दो चीज़ों को स्टडी कर रहे होते हैं। एक तो हम कंपोजिशन उसकी जो है, और दूसरा हम प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं। कंपोजिशन मतलब कोई मैटर जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। अब मैटर क्या होता है, मैटर को आप लोगों ने 9th में पढ़ा था, लेकिन अभी भी जो है अब मैं दोबारा आप लोगों को इसका बता देता हूँ। मैटर जो होता है वो कोई भी चीज़ होती है जो कि मैस रखती है और जगह घेरती है। मिसाल के तौर पे आप लोगों के पास एग्जांपल्स है, बुक्स हो गई, ठीक है, डेस्क हो गया, टेबल हो गया, कह लें आप लोग चेयर हो गई, पेंसिल हो गई। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ये मैस भी रखती हैं और जगह भी घेरती है, तो ये क्या है, मैटर है। तो इसी तरह से हमारे पास जो मैटर है उसको क्लासिफाई किया गया है, फिजिकली क्लासिफाई किया गया है मैटर को। तो वो तीन हिस्सों में जो है वो क्लासिफाई किया गया है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तीन जो है वो हिस्सों में डिवाइड किया गया है इसको। तो उसी तरह देख लें जरा इसकी, हमारे पास जो है वो सॉलिड किस तरह के होते हैं, लिक्विड और गैस जो है, और इनकी जो प्रॉपर्टीज है कुछ इस तरह से होती है। सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, उनकी शेप फिक्स होती है और उनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। लेकिन जो लिक्विड होता है उनमें जो है वो शेप फिक्स नहीं होती है और उनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, और ये रिजिड भी नहीं होते। और इसी तरह गैस जो है ये भी रिजिड नहीं होती, ना इनका शेप फिक्स होती है ना इनकी इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। तो ये कुछ इसकी ये बातें ज़्यादातर आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, तो जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो है अगर हम मैटर को बड़े लेवल पे जो है वो क्लासीफाई करते हैं, उनको जो है वो डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड करें, तो हमारे पास जो मैटर है दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक हमारे पास होता है प्योर सब्सटेंसेस और एक होता है मिक्सर। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस जो हमारे पास उनमें जो है एलिमेंट आ जाते हैं और हमारे पास कंपाउंड आ जाता है। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट हमेशा याद रखें जब भी बात स्टार्ट होती है एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कंपाउंड वगैरह की, तो एलिमेंट से स्टार्ट होती है। तो एलिमेंट जो होता है कोई भी चीज़ है, मतलब मिसाल के तौर पे कॉपर का एक टुकड़ा है, तो उसके अंदर जो है वो डिफरेंट एटम मौजूद होंगे। क्या होंगे, डिफरेंट एटम मौजूद होंगे। वो क्या है कि पूरे का पूरा टुकड़ा जो है वो एक एलिमेंट है, उसमें एटम है बहुत सारे, और सारे के सारे एटम एक जैसे हैं, उनका एटॉमिक नंबर एक जैसा है, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा उनका, ठीक है। डेट आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट जो होता है वो सारे के सारे एक जैसे एटम से मिलकर बना होता है, जैसे कि कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, कोई भी उनकी चीज होती है। कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में कहता है कि मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, कि जो कंपाउंड होता है उसमें जो है वो क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट से डिफरेंट एटम जो है वो कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें, दो हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन के एटम है, तो देखिए डिफरेंट एटम कंबाइन हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन है, दो डिफरेंट एटम कंबाइन हो रहे हैं। इसी तरह से मिक्सर की बात करें तो मिक्सर भी हमारे पास जो है वो क्या होता है, वो कहता है मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस एडेड। मतलब ये है कि एटॉमिक लेवल की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे एटॉमिक लेवल की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि बड़े लेवल पे सब्सटेंसेस, मतलब छोटे लेवल पे नहीं बात कर रहा, बड़े लेवल पे सब्सटेंस जो है उनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो होगा वो क्या बनेगा, मिक्सर बनेगा। मिक्सर हमारे पास दो तरह से होते हैं, होमोजीनियस भी होते हैं, हेट्रोजीनियस भी होते हैं। इनकी डिटेल नहीं पढ़ते, हम आगे चलते हैं जी। इसकी थोड़ी सी एग्जांपल अगर आप लोग समझना चाहें तो एलिमेंट में सारे के सारे एटम एक जैसे होते हैं। कंपाउंड के अंदर एटम जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट एटम्स होते हैं, मतलब डिफरेंट एलिमेंट से लिए हुए एटम होते हैं। और उसके बाद मिक्सर की बात करें तो मिक्सर हमारे पास जो है बहुत सारे डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपस में उनको मिक्स किया जाता है। जैसे चने हम खाते हैं, फ्रूट चाट खाते हैं, वो क्या होता है, वो मिक्सर होता है। डिफरेंट चीज़ों को, सैलेड हो गया, हम चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, तो वो सारी की सारी मिक्सर की चीज़ें आ जाती हैं। कंपाउंड जो होते हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं और जो है वो उनको जो है सेपरेट नहीं किया जा सकता फिजिकली। लेकिन मिक्सर जो होते हैं फिजिकली सेपरेट आउट हो जाते हैं। कौन से होते हैं, हेट्रोजीनियस वाले होते हैं, जो होते हैं होमोजीनियस वाले वो भी मिक्सर सेपरेट नहीं होते फिजिकली। इसी तरह एक और भी हम इस चीज़ को देखते हैं जरा, कॉपर की देखिए। कॉपर जो वायर होती है वो प्योर क्या होती है, उसमें प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब प्योर मेटल होती है उसकी। जो कॉपर है वो सारे के सारे एटम एक जैसे होते हैं।
कंपाउंड है जी साल्ट है, NaCl जो होता है उसमें सोडियम भी होता है, क्लोरीन भी होता है, वो हमारे पास कंपाउंड होता है, दो एटम डिफरेंट जो है एटम कंबाइन होते हैं, मिक्सचर हमारे पास डिफरेंट चीज़ों को आपस में मिला है। तो ये थी इसकी थोड़ी सी मैटर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। मैटर जो है वो दो बड़े, एक फिजिकली क्लासीफाई होता है और दूसरा हमारे पास जो है वो मैक्रोस्कोपिक बड़े लेवल पे उसको जो है वो क्लासीफाई किया जाता है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ एटम की तरफ जाते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ एटम में वो कहता है कि लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम पहले जो है वो ग्रीक्स फिलोसफर, जो यूनानी फिलोसफर थे, वो यही सोचते थे कि मैटर जो है उसको जो है वो कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल, उसको जो है वो डिफरेंट स्मॉलर पार्टिकल में डिवाइड किया जा सकता है, और डिफरेंट कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल विच कुड नॉट बी डिवाइडेड, कि मैटर को डिवाइड किया जा सकता है जो कि मजीद डिवाइड ना हो सके, ठीक है, विच कुड नॉट बी डिवाइडेड, उसको मजीद तकसीम ना किया जा सके, मतलब उसको मैटर को इतना जो है वो डिवाइड कर दिया जाए कि मजीद जो है वो डिवाइड ना हो सके। अब उसमें जो है डेमोक्रेटिक्स एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले जो है वो इन्हीं पार्टिकल्स को क्या नाम दिया, उसने कहा है कि एटॉमस है, एटॉमस ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है, एटम्स होता है, और एटम्स का मतलब क्या होता है, इनडिविजिबल, ऐसे पार्टिकल जो कि जिनको मजीद तकसीम ना किया जा सके, ठीक है। और ये जो बातें थी सारी की सारी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड नहीं थी, और ये था हमारे पास डेमोक्रेटिक्स था, इसकी जो है आप लोग पिक्चर देख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है उसके बाद जो है 1808 में जॉर्ज डाल्टन जो था, जिसने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी पेश की थी, उसने जो है वो क्या कहा था, उसने उसने एटॉमिक थ्योरी पेश की, उसके डिफरेंट पास्टुलेट थे, लेकिन उसका जो मेन पास्टुलेट था वो ये था कि जो मैटर है, तमाम का तमाम जो मैटर है वो एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के, डिफरेंट एलिमेंट के एटम से मिलकर बना होता है, विच डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज। ये जो बात बताई है लेकिन ये गलत साबित होगी थी, आगे आप लोगों को एसिटो में इसकी बात पढ़ लेंगे। तो ये था हमारे पास जो जॉन डाल्टन था, जिसने जो है ये बताया था अपनी थ्योरी में, जो है बताया था कि एटम जो होता है वो क्या होता है, वो मैटर जो होता है वो एटम से मिलकर बना होता है, लेकिन वो गलत साबित हो गई बात। डेफिनेशन ऑफ एटम की बात करते हैं तो डेफिनेशन में कहता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का बहुत छोटा पार्टिकल है। देखें एलिमेंट है ना, तो एक एलिमेंट का मतलब आयरन का टुकड़ा है, सिल्वर का, कॉपर का टुकड़ा, उसमें डिफरेंट एटम्स होंगे। तो वो जो एटम है वो क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, इस पूरे एलिमेंट का, विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, और ये जो एटम होता है केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, हिस्सा लेता है। कहते हैं कि हीलियम और नियॉन जो है वो इंडिपेंडेंट एटम होते हैं, ये जो है दोनों के दोनों है, ये नोबल गैसेज है, न्यूट्रल होती हैं, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो कंप्लीट होता है, सिंपल। लेकिन ये जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते, उसकी वजह ये होती है कि हाइड्रोजन जो होता है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ये जो है किसी के साथ कंबाइन होने की कोशिश करता है ताकि जो है वो अपना डुप्लेट अपना जो है वो स्टेबिलिटी गेन कर सके, इसीलिए किसी के साथ कंबाइन करता है। ऑक्सीजन भी इसी तरह कंबाइन करती है, नाइट्रोजन भी इसी तरह किसी के साथ कंबाइन करके जो है वो क्या कर दिया, वो अपना ऑक्टेट या डुप्लेट रूल कंप्लीट कर दिया, और इस वजह से वो क्या होते हैं, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, किसी के साथ कंबाइन होने की कोशिश करते हैं, फिर जाके वो इंडिपेंडेंट होते हैं, खुद मुख्तियार होते हैं, अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। मॉडर्न स्टडी के मुताबिक जो था वो क्या था कि जो उसमें क्या नाम है, एटम जो था, एटम के अंदर बहुत सारे डिफरेंट पार्टिकल्स मौजूद थे, उनमें जो है न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, बट जो फंडामेंटल पार्टिकल जो थे वो तीन ही थे, ठीक है। ये एटम आपके पास जरा गौर से देख लें, और इसके जो साइडों पे जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, और इसके सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता। ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें ये आप लोगों ने याद रखनी है। और इसी तरह से हमारे पास मजीद आगे चलते हुए कहते हैं कि जाके आगे चल के जो है स्वीडिश केमिस्ट था एक जे बर्जीलियस था, ठीक है। उसने एटॉमिक मैसेज को जो है वो क्या किया, डिटरमाइन किया, और उसने जो है एक ऐसा सिस्टम बताया जिससे जो है वो एलिमेंट को, एलिमेंट के सिंबल जो है उनको नाम सिंबल दिए गए, एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को उनको सिंबल दिए गए, उनका जो है वो जैसे कि सोडियम के लिए Na यूज करते हैं, तो इसी तरह डिफरेंट एलिमेंट के लिए जो है वो डिफरेंट सिंबल को सिस्टम जो है वो जे बर्जीलियस ने दिया था। अब बात करते हैं एविडेंस ऑफ एटम्स की। तो एविडेंस ऑफ एटम मतलब क्या है कि एटम के बारे में बात तो कर ली, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कि एटम क्या, हम उसको देख सकते हैं या नहीं देख सकते, उसके बारे में जो है वो साइंटिस्ट ने अपनी राय दी। उसने जो है वो ये बताया गया कि हम पॉसिबल नहीं है कि हम एटम को देख सकें, ठीक है, लेकिन नियरेस्ट पॉसिबिलिटी है कि हम उसको जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं,
ठीक है, आम आंख से देख नहीं सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप मतलब होता है छोटा, और स्कोप का मतलब है कि ऐसा आला जिससे हम देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप बहुत ही छोटी चीजों को देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन लेवल तक जो हम चीजों को देख सकते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। A clear and accurate image of an object that is smaller than the wavelength of visible light cannot be measured। वो कहता है कि हम एक क्लियर और एक्यूरेट इमेज जो है वो नहीं देख सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो उनकी जो वेवलेंथ होती है बहुत ही कम होती है, किससे, विजिबल लाइट से, इसीलिए हम उनको देख नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, जी, कहते हैं कि ऑर्डिनरी जो है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, जो ऑर्डिनरी है आम जो माइक्रोस्कोप होती है, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 500 नैनोमीटर होती है। हमारी जो विजिबल लाइट होती है 400 टू 700, उसकी जो है वो क्या होती है, 400 से 700 नैनोमीटर तक हम किसी को चीज़ों को देख सकते हैं। तो वो कहते हैं कि हम क्या करेंगे, हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, किसको, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप को यूज नहीं करेंगे एटम को देखने के लिए, हम यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूज टू ऑब्जर्व द साइज ऑफ एटम। हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम साइज ऑफ एटम को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकेंगे, देख सकेंगे। तो उसमें जो है उसने कहा था कि जो है इलेक्ट्रॉन की बीम यूज की जाती है बजाय इसके विजिबल लाइट के। लाइट नहीं, उसके ऊपर बम्बार्ड नहीं की जाती, बल्कि क्या यूज की जाती है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो क्या की जाती है, एटम के ऊपर जो है वो बम्बार्ड की जाती है, ताकि उसका जो है वो हम देख सके एटम का साइज कितना होगा। बिकॉज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच शॉर्टर देन द विजिबल लाइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है बहुत ही कम होती है, और हम इजीली जो है देखे ना, मतलब एक हमारे पास डॉट है, अगर वेवलेंथ जो है बड़ी होगी तो वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो वेवलेंथ के अंदर नहीं आएगा। अगर वेवलेंथ जो है छोटी होगी तो हम इस तरह, छोटी वेवलेंथ होगी तो क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर आ जाएगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को वेवलेंथ जो है वो क्या, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो है बहुत कम होती है। और दिस फोटोग्राफ, ये जो आप लोग पिक्चर देखेंगे वो जो है वो क्या है, वो जो है 15 मिलियन टाइम जो है उसको जो है वो एम्पलीफाई किया गया, मैग्नीफाई किया गया, बड़ा किया गया उसको। मतलब क्या है 15 मिलियन, मतलब क्या है कि 1 करोड़ 50 लाख टाइम जो है वो, ये वाली जो डायग्राम है इसको जो है वो बड़ा किया गया है, ठीक है। ये है जी ग्रेफाइट, ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म है ग्रेफाइट, और उसके जो है एटम को जो है वो चेक किया गया है किसके साथ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ। उसकी जो है कुछ इस तरह से इमेजेस आती हैं, और उसको आप लोगों के पास यहाँ तक इस तरह पहुंचाई गई है, ठीक है। द ब्राइट बैंड ऑफ द फिगर आर कार्बन एटम, ये जो ब्राइट ब्राइट नजर आ रही है क्या है, कार्बन एटम्स है। क्लियर होगी बात, ये देखिए कार्बन एटम, ये सारे के सारे कार्बन एटम, ये सारे है। तो इस तरह जो है एविडेंस है, मतलब एविडेंस में वो कहता है क्या है, कहता है कि इलेक्ट्रॉन कॉमनली तो हम वैसे देख नहीं सकते, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप यूज करेंगे तो उससे भी हम नहीं देख सकते, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है। तो क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्ड करवाएंगे, किसके ऊपर, एटम्स के ऊपर, किसके, कार्बन के किस फॉर्म के, एलोट्रोपिक फॉर्म के ऊपर। तो इस तरह जो है वो क्या होगा कि वेवलेंथ कम होने की वजह से वो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बीम उसके ऊपर स्ट्राइक करेगी, और हमें जो है वो एक इमेज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। हमें जो है कुछ अंदाजा हो जाएगा कि एटम की जो है साइज कितना है। अब देखते हैं साइज कितना है जी। हमारे पास 20वीं सदी में एक्सरे वर्क से हमें पता चला कि उसका एटम का जो डायमीटर है, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर आप लोग सेंटर से सर्कल तक का जो फासला होता है वो रेडियस होता है, लेकिन सेंटर से अगला एक दूसरा सेंटर से अगर हम सर्कल से सर्कल जो फासला होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो डायमीटर होता है। मतलब ये हमारे पास डायमीटर है और ये हमारे पास रेडियस है। तो डायमीटर वो कह रहा है कि एटम का जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, 2 × 10⁻⁻⁻मीटर, या इसको 0.2 नैनोमीटर भी कह सकते हैं। तो ये वैल्यू बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही छोटी वैल्यू है। और मैसेज भी जो होते हैं, एक एटम का जो मैस होगा, जाहिर सी बात जब उसका साइज बहुत छोटा होगा तो उसकी मैस भी ना होने के बराबर होगी, तो -27 टू -25 kg होती है। तो इनमें दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, इनमें बड़ी वैल्यू जो है वो जो माइनस में बड़ी होगी वो बेसिकली छोटी होती है। तो ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह से कहते हैं कि हम इसको एक्सप्रेस कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, एएमयू के अंदर। जब हम एएमयू की वैल्यू जो है आप लोगों के पास 1 एटॉमिक मास यूनिट है जी आप लोगों के पास इसके बराबर, ठीक है। और हम देख लेते हैं जी कुछ, देखें ये आप लोगों के पास एटम है, और एटम का जो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेडियस है वो कहता है अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻8 सेंटीमीटर।
मीटर में लिखेंगे 10⁻⁻10 मीटर ही आ जाएगा, ठीक है। और इसके न्यूक्लियस के अंदर आप लोगों के पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का डायमीटर इतना होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन का डायमीटर इतना होता है। और प्रोटॉन के अंदर जो है एक और भी बहुत छोटा जो है पार्टिकल डिस्कवर हुआ है, वो है क्वार्क, उसका डायमीटर इतना होगा, ये देखें। और इसके जो साइडों पे जो है इलेक्ट्रॉन जो सर्कल अराउंड करते हैं, इसका नाम है रोटेट करते हैं, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन का जो डायमीटर होता है 10⁻⁻16 सेंटीमीटर होता है। तो ये भी आप लोगों ने ये चीज़ें याद रखनी है। वो कहता है कि अगर हम इमेजिन करें डॉट लगा दें, तो उस डॉट के अंदर जो है वो 2 मिलियन 20 लाख जो है वो क्या होंगे, उसमें एटम्स होंगे। तो इससे अंदाजा लगाए कि एटम कितना छोटा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मालिक्यूल की। मालिक्यूल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट आर कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब देखिए हमारे पास जो है वो एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। अगर दो एटम जो है, मिसाल के दो एटम जो है वो आपस में कंबाइन हो गए हैं, या तीन एटम जो है आपस में कंबाइन हो गए हैं, तो क्या बनेगा, वो मालिक्यूल बन जाएगा। तीन वाले एग्जांपल देखें तो हमारे पास जो है वो क्या होगा, H2O, O जो है दो देखे तो हमारे पास O2 है। तो ये दोनों क्या है, मालिक्यूल है, ठीक है। कैसे एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखें हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है, तीन एटम्स है, देखिए अलग अलग से एटम्स है। अब एटम जो है दो डिफरेंट एटम आपस में कंबाइन हो गए हैं, देखें ये तीन एटम मालिक्यूल बन गया है। दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। और इसी तरह से हमारे पास है, देखें ये भी हमारे पास जो है OH नेगेटिव आयन है, ये हमारे पास मैग्नीशियम, ये भी आयन है। तो एटम जो हमारे पास जो है वो क्या होगा, एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम होते हैं, वो अगर एटम दो आपस में कंबाइन हो गए हैं, जब दो एटम आपस में कंबाइन होते हैं, तो हमारे पास जो है वो क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे देखें ऑक्सीजन है, तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। अगर एक एटम की बात करेंगे ना, एक, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा, अभी पीछे बात करके है। लेकिन अगर हम ये किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगा, अपनी मर्जी का मालिक होगा, ठीक है। तो इस तरह जो हमारे पास जो है मालिक्यूल जो है उसकी मालिक्यूल जो होते हैं हमारे पास जो है वो डिफरेंट वे से होते हैं। हमारे पास डिफरेंट उनके साइजेस होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, उनमें डिफरेंट नेचर होती है उनकी, और इनको जो है आगे क्लासीफाई किया जाता है। तो देखते हैं हमारे पास मालिक्यूल जो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम। तो नेचर ऑफ एटम के मुताबिक जो है इनके किस तरह जो है इसको डिवाइड किया जाता है। दोज मालिक्यूल विच है सेम टाइप ऑफ एटम, कुछ ऐसे मालिक्यूल भी होते हैं जो जिनमें एटम जो होते हैं वो सेम होते हैं, जैसा कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और ये देखिए O3 है, F2 है, इसको क्या कहते हैं, होमोएटॉमिक मालिक्यूल कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो डिफरेंट एटम के साथ कंबाइन होकर मिलकर बनते हैं, उनमें जो है वो क्या होते हैं, उनमें हमारे पास जो है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। हेट्रोटॉमिक है मालिक्यूल है, जैसे कि CH4 है, देखिए सारे के सारे एक जैसे नहीं है, एक कार्बन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, इसी तरह हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। तो इस तरह जो है वो क्या होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि सेम एटम के साथ मिलकर बने होते हैं, वो होमोएटॉमिक मालिक्यूल होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो डिफरेंट एटम्स के मिलकर बने होते हैं, तो वो होते हैं हेट्रोटॉमिक मालिक्यूल। तो देखिए उनके एग्जांपल भी आप लोगों के पास है, ये होमोएटॉमिक मालिक्यूल है जी, ठीक है। मालिक्यूल हैविंग सेम काइंड ऑफ एटम, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ये देखें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, देखें ये डिफरेंट मालिक्यूल है जी हमारे पास। ये हेट्रो के एग्जांपल है, ये हमारे पास होमो के एग्जांपल्स है। इसी तरह से मजीद हम मालिक्यूल का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम की बेस पे भी डिवाइड करते हैं इनको। हमारे पास है जी मालिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल एटम। सिंगल एटम होगा तो हमारे पास क्या होगा, वो मालिक्यूल होगा वो मोनोटॉमिक मालिक्यूल होगा। अगर दो उसमें जो है वो क्या नाम एटम होगा तो उसको हम डायटोमिक मालिक्यूल कहेंगे। अगर तीन होगा तो उसको पॉलीटॉमिक मालिक्यूल कहेंगे। इसी तरह से हमारे पास लास्ट पे आता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, एटॉमिसिटी जो है वो क्या बेसिकली कहता है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मालिक्यूल। मालिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए हमारे पास जो है मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन के अंदर कितने एटम्स है, दो हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन के एटम, टोटल कितने एटम है, तीन एटम है। इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर दो हाइड्रोजन के है, एक सल्फर का है, कितने हो गए, तीन, चार इसके है, सात हो गए, तो सात इसका क्या होगी, एटॉमिसिटी होगी। इसी तरह से ग्लूकोज के अंदर इसकी 14 एटम है, तो 14 इसकी एटॉमिसिटी होगी। और मालिक्यूल को जो है वो डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज की बेस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास विच हैव यूजुअली लार्ज नंबर ऑफ एटम, ऐसे मालिक्यूल जो कि जिसमें एटम जो है बड़े बड़े मालिक्यूल होते हैं, और उनको क्या नाम है, जैसा कि हमारे पास होमोग्लोबिन है, कोलेस्ट्रोल है, प्रोटीन है, क्लोरोफिल है, बड़े बड़े मालिक्यूल है, इनमें एटम्स होते हैं बेइंतहा एटम्स होते हैं। और वन हेमोग्लोबिन मालिक्यूल इज मेड अप ऑफ 1000 एटम्स, 10,000 एटम, 10,000 एटम से मिलकर बना होता है जो हमारे पास हीमोग्लोबिन मालिक्यूल होता है।
और ये जो होता है ये 68,000 टाइम जो है हैवियर होता है हाइड्रोजन के एटम से। तो ये एमसीक्यूज के इतिहास से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। और ये हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है फ्रॉम लंग्स एंड सप्लाई करती है हमारी बॉडी को। कि ऑक्सीजन जो होती है वो क्या करती है, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को लेती है और पूरी बॉडी में उसको ऑक्सीजन को सप्लाई करती है। तो ये अब हमारे पास है। और हमारे पास मैक्रो मालिक्यूल भी होते हैं। ये हमारे पास जो मालिक्यूल की सारी डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है, उनके जो है डिफरेंट मतलब साइज के लिहाज से, एटम्स के लिहाज से, उनकी नेचर के लिहाज से इनको डिवाइड किया गया है। तो मालिक्यूल जो होते हैं वो स्मॉलर साइज भी होते हैं और उनका मास भी होता है, कम होता है, जैसा कि यहाँ पे देखें। और उस तरह इसी तरह हमारे पास जो है वो क्या है, ये देखिए मैक्रो मालिक्यूल बड़े मालिक्यूल थे और हमारे पास माइक्रो मालिक्यूल है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करके बॉडी तक पहुंचाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आयन की। आयन क्या होता है? आयन वैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा बात डिटेल में हम थोड़ी सी नहीं करेंगे। द वर्ड आयन मीन वांडरर। वांडरर का मतलब होता है जो तलाश कर रहा होता है, देख रहा होता है, किसी के साथ कंबाइन हो जाओ और उसके साथ कंबाइन होकर स्टेबल हो जाओ। द स्पीशी विच कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड आयन। ऐसी भी कोई भी स्पीशी जो जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम आयन कहते हैं, ठीक है। अब इस तरह जो है हमारे पास टू टाइप ऑफ आयन होते हैं जी। कैटायन होता है व्हेन एटम लूज इलेक्ट्रॉन, जब एटम को लूज इलेक्ट्रॉन करता है तो हमारे पास कैटायन बनता है। और इसके लिए हम जब इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना होता है तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। जब एनर्जी देनी पड़ेगी तो हमें जो है वो क्या होगा, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। जैसा कि यहाँ पे देखिए सोडियम है, बेरियम है, एल्यूमिनियम है। यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास सोडियम जो होता है एटॉमिक नंबर 11 होता है। थोड़ा सा आप लोगों ने फोकस करना है चीज़ों में, आप लोगों को समझाने लगा हूँ। सोडियम जो होता है उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसमें जो होते हैं कितने होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 ही इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझना आप लोगों ने, 11 प्रोटॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जो चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, ठीक है। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन क्या करता है कि स्टेबिलिटी गेन करने के एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। प्रोटॉन 11 ही रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखें जरा। अब अगर हम क्या कर देते हैं, प्रोटॉन 10 प्रोटॉन कर देते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, दोनों बराबर कट जाएंगे तो एक प्रोटॉन जो है इसमें बच जाएगा। एक प्रोटॉन इसमें एक्स्ट्रा रहेगा ना। जब इलेक्ट्रॉन एक निकल जाएगा तो हमारे पास 11 प्रोटॉन बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो 11 में से 10 इसके साथ कट जाएंगे तो एक प्रोटॉन बचेगा। जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होगा वही बेसिकली सोडियम के ऊपर चार्ज होता है। ये वाला जो है वही चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसमें प्रोटॉन एक जो है बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, तो हमारे पास जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो किस वजह से आता है, प्रोटॉन की वजह से आता है। तो इसी तरह से हमारे पास बेरियम में भी होता है, एल्यूमिनियम में भी होता है, बाकी डिफरेंट एग्जाम्पल में भी सेम प्रोसेस यही होता है, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो प्रोटॉन की तादाद बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो चार्ज होता है प्रोटॉन का एक चार्ज होता है वो आगे जो है वो पूरे उसके ऊपर एटम के ऊपर आ जाता है, ठीक है। एनायन की बात करें तो एनायन जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इसमें भी सेम प्रॉपर्टी यही होती है। एनायन जो होता है इलेक्ट्रॉन को जब गेन करता है तो एनर्जी उसमें से रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होगी तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। कैसे, एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास जो है मिसाल के तौर पर फ्लोरीन है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। अब इसमें जो है 9 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जब क्या कर दिया हमने, इलेक्ट्रॉन एक ऐड कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन को एक ऐड करेंगे तो हमारे पास जो 9 प्रोटॉन होंगे, 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो तो कट जाएंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बच जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है वो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वही हमारे पास फ्लोरीन के ऊपर जो चार्ज आ जाता है। जिस तरह यहाँ पे देखें, फ्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन एक ऐड करेंगे तो हमारे पास फ्लोरीन के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव आ जाता है। वो नेगेटिव किस वजह से आता है, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। तो ये भी आप लोगों ने बात याद रखनी है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन जो है ये पूरे टॉपिक में से ये वाला सबसे ज्यादा पूछा गया है। तो डिफाइन मॉलिक्यूलर आयन, राइट यूजेस एंड हाउ इट इज फॉर्म। मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनता है और होता क्या है और हमें जो है उसके यूजेस क्या होते हैं, तीनों उसने शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिए हैं। तो जिस तरह एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो वो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। इसी तरह मॉलिक्यूल के अंदर से अगर हम मॉलिक्यूल के अंदर से आयन एटम क्या नाम है इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो क्या होगा, वो मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो आयन बनेगा। मॉलिक्यूल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। जैसे कि यहाँ पे देखें ये CH4 है, क्या नाम है, कार्बोनाइल है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब ये देखें वो कहते हैं ये तमाम के तमाम मॉलिक्यूलर आयन है, लेकिन ये मॉलिक्यूलर आयन नहीं है। वजह
अब देखिए आप लोगों को पता है CH4 होता है, मालिक्यूल होता है, लेकिन इसमें से मालिक्यूल इलेक्ट्रॉन निकाला, चार्ज आ गया। लेकिन ये जो है इस तरह नहीं होता, NH4 नहीं होता, ठीक है। ये होता है NH3, और NH3 के अंदर जो है वो H प्लस ऐड होता है, और वो क्या बनता है, NH4 आयन बनता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ये मॉलिक्यूलर आयन नहीं है। उसकी वजह ये है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, बल्कि इसमें प्रोटॉन जो है वो ऐड होता है, अमोनिया के अंदर प्रोटॉन ऐड होता है। अब इसमें जो है वो होता क्या कहता है कि कैसे बनता है जी, हाउ इट इज फॉर्म्ड। ये दीज आर प्रोड्यूस व्हेन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो क्या की जाती है, वो स्ट्राइक की जाती है। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन की बीम है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक की जाती है, मालिक्यूल है, और मालिक्यूल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर बीम को स्ट्राइक किया जाता है। और उसकी एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, 10 से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और वो क्या करती है, वेपर फेज के अंदर, ये जो उसका मालिक्यूल होता है वेपर फेज के अंदर होना चाहिए। और उसमें जो है वो क्या किया जाता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर जो है वो स्ट्राइक की जाती है, और वो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल देता है, जिसकी वजह से जो बाकी मॉलिक्यूल होता है वो क्या हो जाता है, वो आयनिक फॉर्म अख्तियार कर लेता है, मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। और हमारे पास जो है उसका यूजेस क्या होता है, इसका यूज ये है कि हम यूज द मॉलिक्यूलर आयन पीक इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मास स्पेक्ट्रम टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि मॉलिक्यूलर आयन के हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड है। हमेशा याद रखें कि जब भी कोई जो है वो बुक को तरतीब दिया जाता है, खास तरीके से तरतीब दिया जाता है, कोई टॉपिक जो है ऐसा नहीं होता कि एक टॉपिक है कि उसी का जो है लिंक आगे ही चल के जो है मिले, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो मॉलिक्यूलर मैथ्स जो है इसी को हम आगे लेके चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो इसमें उसने कहा कि मॉलिक्यूलर आयन से हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मैथ्स को हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या नेक्स्ट हमारे पास जो है हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड जो है टॉपिक की। तो आप लोग जो है वो अगर आप लोगों को लेक्चर की समझ आई हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे भला, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और